छात्रों, आज हम उदय शंकर भट्ट के चर्चित एकांकी नए मेहमान की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण एकांकी है और इस पर प्रश्न भी पूछा जाता रहा है। नए मेहमान एकांकी की समीक्षा कीजिए। तो छात्रों, एकांकी कला के तत्वों के आधार पर आज हम नए मेहमान एकांकी के विषय में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में उदय शंकर भट्ट का मूर्धन्य स्थान है। आपने काव्य, नाटक, एकांकी, उपन्यास तथा निबंध आदि क्षेत्रों में लेखनी चलाकर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। यद्यपि भट्ट जी ने साहित्य की विविध विधाओं में साहित्य सृजन किया है, तथापि एकांकी के क्षेत्र में विशेष महारत हासिल हुई है। आपने लगभग 25 एकांकी संग्रह लिखे हैं। इन संग्रहों में एक से बढ़कर एक एकांकी संकलित हैं। आपने ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक, यथार्थवादी, प्रतीकात्मक, हास्य व्यंग से भरपूर आदि विविध प्रकार के एकांकी लिखे हैं। आपने अपने एकांकियों में मानव जीवन के व्यापक धरातल को प्रस्तुत किया है। आपके एकांकियों में मध्यम वर्गीय परिवार की अनेक समस्याओं को आसानी से देखा जा सकता है। नए मेहमान मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है। इसमें रेवती और विश्वनाथ का परिवार पहले से ही आर्थिक संकट के कारण एक छोटे से मकान में रहने को विवश है। अनेक समस्याओं को झेल रहे हैं। ऐसे में नए मेहमान आकर कंगाली में आटा गीला कर देते हैं। दूसरे, प्रेम के अभाव में कर्तव्य बोझ और प्रेम से आपूरित कर्तव्य बोध को प्रेरणा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस एकांकी की समीक्षा निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है कथानक या कथा वस्तु। दिल्ली की कृष्णा गली में विश्वनाथ रहता है और वह किसी कार्यालय में काम करता है। वह कविताएं भी करता है, कवि सम्मेलनों में भी भाग लेता है और अनेक शहरों में इसलिए उसका आना जाना भी रहता है।
उसकी आय बहुत अधिक नहीं है, इसीलिए किराए के छोटे से मकान में रहता है। मकान में हवा का आना जाना भी नहीं होता, पानी की भी समस्या रहती है और भीषण गर्मी में रहना दुष्कर होता है। इन्हीं सब समस्याओं के बीच में नन्हेमल और बाबूलाल दो ऐसे मेहमान आ जाते हैं जिनको वह जानता तक नहीं है, और वे मेहमान आकर किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करते। वह गर्मी का प्रश्रय लेकर उसकी चर्चा करके लेमन की बोतल पीने की भी इच्छा जाहिर करते हैं। नहाने के लिए भी एकदम आतुर रहते हैं और भोजन के लिए भी बिना कहे ही तैयार रहते हैं। जबकि विश्वनाथ संकोची प्रवृत्ति का है और वह 3-4 बार उनसे उनका परिचय पूछता है, परंतु वे उसकी बात को नज़रअंदाज करते हैं और वे मान ना मान मैं तेरा मेहमान की कहावत को चरितार्थ करते हैं। जबकि नन्हेमल और बाबूलाल कविराज रामलाल के वैद्य के यहाँ आए होते हैं, लेकिन गलती से विश्वनाथ के यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद उन्हें सही पते की जानकारी होती है और उनको वहाँ पहुँचाया जाता है। इसी के साथ इस एकांकी का समापन की ओर बढ़ता है। इनके जाते ही रेवती का भाई आता है और रेवती अत्यंत प्रसन्न हो जाती है, जो अब तक परेशान थी। यहीं पर यह एकांकी समाप्त होता है। उसके बाद अब बात करते हैं पात्र एवं चरित्र की। इसमें बहुत ज़्यादा पात्र नहीं हैं। विश्वनाथ, रेवती, प्रमोद, किरण, नन्हेमल, बाबूलाल आदि इसमें पात्र हैं। विश्वनाथ इसका प्रमुख पात्र है क्योंकि वह घर का स्वामी है, वह कार्यालय में नौकरी करता है, वह साहित्य में रुचि लेता है और वह संकोची प्रवृत्ति का है। रेवती पतिपरायण है, वह अपने पति की सेवा करती है और इसीलिए उसके कष्ट को समझते हुए उसे छत पर सोने के लिए कहती है, जबकि स्वयं गर्मी में नीचे रहने के लिए तैयार हो जाती है। नन्हेमल और बाबूलाल ये दोनों ही लापरवाह प्रवृत्ति के व्यक्ति दिखाई दिए हैं और उस लापरवाही के कारण से ही उनको कविराज रामलाल वैद्य के यहाँ पहुँचना था, परंतु वहाँ ना पहुँचकर विश्वनाथ के यहाँ पहुँचते हैं और ये वाचाल प्रवृत्ति के दिखाई देते हैं। ये विश्वनाथ की परेशानियों को नहीं समझते और अपनी इच्छा जाहिर करते रहते हैं। अब बात करते हैं देश काल एवं वातावरण का। इस कहानी का स्थान दिल्ली की कृष्णा गली में रहने वाले विश्वनाथ कवि का मकान दिखाया गया है।
भीषण गर्मी दिखाई गई है और लगभग 8 बजे का समय है। वातावरण उग्र परेशानियों से भरा हुआ है। एकांकीकार ने देश और काल के अनुरूप वातावरण को जीवंत करने का प्रयास किया है। गर्मी की ऋतु, रात के 8 बजे का समय, कमरे के पूरब और 2 दरवाजे हैं। दक्षिण का द्वार बाहर आने जाने के लिए, पश्चिम का द्वार भीतर की ओर खुलता है। पश्चिम की ओर एक मेज है जिस पर कुछ किताबें और अखबार रखे हुए हैं। पलंग के पास 4-5 साल का एक बच्चा सो रहा है। पंखे की हवा केवल बच्चे को लग रही है। वह भी पसीने से तर है, इसलिए वह कभी कभी बेचैन हो उठता है और फिर सो जाता है। तो देश काल और वातावरण की दृष्टि से भी ये सफल हैं। अब बात करते हैं कथोपकथन एवं संवादों की। संवाद एकांकी के प्राण होते हैं। एकांकी के संवाद संक्षिप्त, चुस्त, सरल और पात्रानुकूल होने चाहिए। इस कहानी के संवाद भी पात्रों के अनुकूल हैं, सरल हैं, स्पष्ट हैं, सार्थक हैं, स्वाभाविक हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए कथोपकथन या संवाद की दृष्टि से, तब भी ये एकांकी एक अच्छा एकांकी ठहरता है। अब हम बात करते हैं संकलन त्रय की। तो एकांकी में संकलन त्रय होना अत्यंत आवश्यक है। संकलन त्रय से आशय है कि एक समय में एक कार्य एक स्थान पर होना चाहिए, और इस एकांकी में संकलन त्रय का एकांकीकार ने पालन किया है, क्योंकि एकांकी आद्योपांत एक ही स्थान पर विश्वनाथ के मकान पर घटित होता है। इसलिए संकलन त्रय का भी इसमें पालन किया गया है। अभिनेता या रंगमंचीयता, यदि अभिनेता और रंगमंचीयता की दृष्टि से देखें तो नए मेहमान रंगमंच पर सहज रूप से अभिनीत किया जाने वाला एकांकी है। लेखक ने प्रारंभ में रंगमंचीय दृश्य एवं पात्रों की वेशभूषा आदि के संबंध में जानकारी और रंग निर्देश भी दिए हैं। इसके अतिरिक्त पात्रों के क्रियाकलाप, हाव भाव, भाव भंगिमा आदि के विषय में भी एकांकीकार ने रंग निर्देश दिए हैं। अब हम बात करते हैं भाषा शैली की। इस एकांकी में सरल, सुबोध, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। एकांकी की भाषा मंच पर प्रस्तुत करने योग्य है। वह भाषा पात्रों के अनुकूल है और भावों की अभिव्यक्ति में पूर्णतः सफल हुई है। आपने सहज, स्वाभाविक, वर्णनात्मक, संवादात्मक शैली को अपनाया है। अब हम उद्देश्य की बात करते हैं। इस एकांकी में एकांकीकार का उद्देश्य ये बताना है कि बाहर से आए अपरिचित व्यक्ति को बिना पूर्ण परिचय प्राप्त किए घर में स्थान नहीं देना चाहिए। जिस घर में पति पत्नी के अतिरिक्त 3 बच्चे हों और मकान इतना छोटा हो जिसकी छत पर मात्र एक चारपाई बिछ सके, उस घर में 2 अपरिचितों का समावेश कैसे हो सकता है। एकांकीकार का उद्देश्य विश्वनाथ की सरलता, सज्जनता को रेखांकित करना भी है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि हर स्तर पर यह एकांकी सफल हुआ है। यह एक श्रेष्ठ एकांकी साबित होता है। तो मैं समझता हूँ आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद छात्र।